शिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन? राजस्थान की सुविख्यात पुस्तक मानचित्रावली का है जो शब्द टू शब्द अध्ययन कर रहे हैं। और आज दोस्तों अपना जो टॉपिक रहने वाला है थंबनेल पे आप देख पा रहे हो। और मानचित्रावली की यदि आप पृष्ठ संख्या देखना चाहो तो मैं आपको कहूंगा कि पृष्ठ संख्या 245, कौन सी पृष्ठ संख्या है? पृष्ठ संख्या 245 पे उल्लेखित टॉपिक दोस्तों कौन सा? सचिवालय। तो मानचित्रावली को खोल दीजिए, मानचित्रावली को निकाल दीजिए और दोस्तों क्लास का आनंद लेना प्रारंभ कर दीजिए। शोभा जी नमस्कार। ठीक है, सचिवालय है जो आज पढ़ेंगे, बेहद आसान भाषा में पढ़ने का प्रयास करेंगे और यहां से आने वाले हर एक प्रश्न को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये जो सचिवालय होंगे, मुख्य सचिव होंगे, जिला प्रशासन होंगे, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, यहां से प्रश्न तो खूब पूछे जाते हैं परंतु दोस्तों विद्यार्थी यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आते। आखिर ये जो राज्य की प्रशासनिक ढांचा है वो थोड़ा समझने में हमेशा क्लिष्ट रहा है विद्यार्थियों के लिए। अब मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली 3-4 क्लासों में अपन राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को पूरा पढ़ लेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। आपको कभी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, बिल्कुल हेमराज जी समय पे क्लास में उपस्थित होंगे हैं और प्रीतम जी बिल्कुल 1 2 3 4 आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। अब क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास में पढ़ाना ठीक लगे तो लाइक करना है और दोस्तों शेयर करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो एक जिम्मेदारी निभानी है कि क्लास में आए हो तो अंत तक देख लेना। आप बस पूरी क्लास देख लोगे तो यही क्या होगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी क्योंकि जो मैंने मेहनत की है वह वास्तव में है जो आप तक डिलीवर हो जाएगी। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वह आप तक पहुंच जाएगी। बीच में क्लास को छोड़ के नहीं जाना है, पूरी क्लास का आनंद है जो लेना है। बिल्कुल डूंगू जी आपका भी नमस्कार, आपको भी राम राम। अब है जो अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सचिवालय। सचिवालय, सचिवालय। यदि आपसे यह पूछा जाए कि भाई सचिवालय होता क्या है, क्या है सचिवालय, यदि आपसे यह पूछा जाए कि सचिवालय है क्या, आपको एक लाइन में आंसर देना है तो आप क्या कहोगे कि राज्य कार्यपालिका का प्रधान कार्यालय क्या होता है? सचिवालय होता है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, है ना, परिभाषा पूर्ण रूप से नहीं, मतलब आपको यदि एक लाइन में आंसर देना हो कि सचिवालय क्या होता है तो राज्य की जो कार्यपालिका होती है, राज्य कार्यपालिका का, राज्य कार्यपालिका का प्रधान कार्यालय, राज्य कार्यपालिका का प्रधान कार्यालय क्या कहलाता है? सचिवालय कहलाता है। बस इतना आपको है जो समझ लेना है कि जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका प्रधान कार्यालय क्या होता है? सचिवालय होता है। अब अपन बात कर रहे हैं सचिवालय की और राज्य की कार्यपालिका की। तो दोस्तों मैंने प्रारंभ की क्लासों में आपको बताया था कि जो राज्य की कार्यपालिका होती है, जो राज्य की कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका होती है उसके दो प्रकार होते हैं। प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था। एक तो प्रकार हो गया इसका कौन सा? एक राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरी हो गई दोस्तों प्रशासनिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका। तो जो राज्य की कार्यपालिका होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक राजनीतिक कार्यपालिका और एक प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में कौन आते हैं दोस्तों? अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्री वगैरह आते हैं। कौन आते हैं? मंत्री। राजनीतिक कार्यपालिका में कौन आते हैं? मंत्री, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री। ये मतलब जो राजनेता, जो जनता के जनप्रतिनिधि होते हैं वह है जो राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं। और जनता के जनप्रतिनिधि कौन होते हैं? मंत्री। जो विधायक होते हैं वही तो मंत्री बनते हैं। मंत्री परिषद अपन ने स्पष्ट रूप से पढ़ा था कि मंत्री बनने के लिए विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। विधानसभा का सदस्य क्या होगा? राजनीतिक व्यक्ति होगा और उसे मंत्री बना दिया जाएगा तो वो कैसी कार्यपालिका बन जाएगी?
है जो राजनीतिक कार्यपालिका बन जाएगी। प्रशासनिक कार्यपालिका यानी कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती हैं वो तो अस्थायी होती हैं, परंतु एक है जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है। इसमें कौन होते हैं? सचिव होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? सचिव हैं जो होते हैं। ये स्थायी रूप से होते हैं, मतलब सचिव में कौन होते हैं? सचिव होते कौन है? वास्तव में आरएएस और आईएएस अधिकारी होते हैं। इनकी रिटायरमेंट की आयु होती है 60 वर्ष तक और नई भर्तियां होती रहती हैं। मतलब ये है जो प्रशासन हमेशा क्या रहता है? स्थायी रहता है। और राजनीतिक कार्यपालिका हमेशा क्या होती है? अस्थायी होती है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद है जो अमूमन ये बदल जाती है। तो यदि आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या है? ये है जो दोस्तों अस्थायी है, ये अस्थायी है और ये क्या है? स्थायी है दोस्तों। जो कार्यपालिका के दो अंग हैं, राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी होती हैं, प्रत्येक 5 वर्ष बाद बदल जाती हैं। प्रशासनिक कार्यपालिका स्थायी होती हैं। कैसी होती हैं? बिल्कुल स्थायी हैं जो होती हैं। यानी कि जो सचिव वगैरह होते हैं वह है जो 60 वर्ष की आयु उनकी रिटायरमेंट की होती हैं। जब उनमें से कुछ भाग हैं जो रिटायरमेंट लेते हैं, कुछ सदस्य रिटायर होते हैं, तो नयों की हैं जो भर्ती हो जाती है, प्रमोशन से हैं जो सचिवालय में आ जाते हैं। तो ये है जो स्थायी हो गया, यह अस्थायी हो गया। अब मैं आ रहा था सचिवालय पे। किस पे आ रहा था? सचिवालय पे आ रहा था। तो दोस्तों ऐसा कार्यालय, राज्य कार्यपालिका का प्रधान कार्यालय तो कौन सा? सचिवालय। तो ऐसा कार्यालय जहां पे सचिव और मंत्री दोनों मिलके काम करें, जहां पे सचिव और मंत्री दोनों मिलके काम करें, यानी कि जहां पे राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका दोनों मिलके काम करें, उस कार्यालय को क्या कहते हैं? अपन सचिवालय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सचिवालय हैं जो कहते हैं। ये बात समझ में आई? राज्य कार्यपालिका का प्रधान कार्यालय सचिवालय, यानी कि ऐसा कार्यालय जहां पे राज्य कार्यपालिका की जो राजनीतिक इकाई है यानी कि मंत्री वगैरह है वो, और राज्य कार्यपालिका की जो प्रशासनिक इकाई है यानी कि जो सचिव वगैरह है वो दोनों मिलके जहां पे काम करेंगे वो क्या कहलाएगा? सचिवालय है जो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सचिवालय कहलाएगा। अब यदि आपको इसकी डेफिनेशन बनानी हो, ठीक है, अब यदि आपको सचिवालय की डेफिनेशन बनानी हो तो क्या बनाओगे? सचिवालय। यदि आपको सचिवालय की डेफिनेशन बनानी हो तो क्या कहोगे? कि ऐसा कार्यालय जहां राज्य सरकार के सभी विभागों के राजनीतिक यानी कि मंत्री, राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुखिया यानी कि कौन? सचिव, एक साथ मिलकर के राज्य सरकार की नीतियों का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहेंगे? सचिवालय हैं जो कहेंगे। तो क्या समझे आप? सचिवालय किसे कहेंगे? सचिवालय किसे कहेंगे? यानी कि ऐसा कार्यालय जहां पे राज्य सरकार के सभी विभाग, अपन ने चर्चा की ना कि राजनीतिक रूप से मंत्री और जो सचिव होते हैं वो क्या होते हैं? जो राज्य सरकार में विभाग होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं। मंत्री तो राजनीतिक प्रमुख होते हैं और सचिव क्या होते हैं? प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। और जहां पे मंत्री और सचिव दोनों एक साथ बैठ करके राज्य सरकार की नीतियों का निर्माण करते हो, उसे क्या कहेंगे? सचिवालय कहेंगे। अर्थात ऐसा कार्यालय जहां पे राज्य सरकार के सभी विभागों के राजनीतिक यानी कि मंत्री, प्रशासनिक मुखिया, राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुखिया एक साथ मिलकर नीतियों का निर्माण करते हो, उसे क्या कहते हैं? सचिवालय हैं जो कहते हैं। जी क्या कह रहे हो? धर्मराज मीना जी, सर जी ये बुक रंगीन नहीं पुरानी बेस्ट थी। अच्छा ठीक है, आपका सुझाव अच्छा है।
हाँ जी दुर्गेश जी, आप क्या क्या कह रहे हो? सर आप मस्त पढ़ाते हो, मुझे पॉलिटी याद नहीं होती थी पर आपकी क्लास के बाद याद हो जाती है। थैंक यू, है ना। प्रयास कर रहा हूं मैं आपको आसान भाषा में समझाने का और चीजों को कनेक्ट करके आगे बढ़ने का। आपकी जो कमेंट आते हैं वो मुझे हौसला देते हैं और लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। बस अपने साथियों को जोड़ो, क्लास को लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो और क्लास को पूरी देखा करो, तभी मेरी मेहनत सार्थक होगी। आप आते हो चले जाते हो, आते हो चले जाते हो, वो नहीं होना चाहिए। क्लास को पूरी है जो देखना है आपको, ठीक है। तो सचिवालय की परिभाषा क्लियर हो गई। यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखें दोस्तों, शाब्दिक अर्थ किसका? शाब्दिक अर्थ कि जो सचिवालय शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या निकलेगा? सचिवालय किससे बना है? सचिव प्लस आल्य, ऐसे ही होता है ना हिंदी में संधि विच्छेद। सचिव प्लस आल्य, सचिव प्लस आल्य, आल्य का अर्थ क्या होता है? घर। सचिव प्लस आल्य, आल्य का अर्थ क्या हो गया? घर, यानी कि क्या हो गया? सचिवों का घर, सचिवों का घर, इसका शाब्दिक अर्थ है जो यह हो जाता है सचिवों का घर। हालांकि इसके शाब्दिक अर्थ में सचिवों का घर ही निकल के आता है शाब्दिक अर्थ, परंतु इसके अंदर मंत्री भी शामिल होते हैं, मंत्रियों के ऑफिस भी कहां होते हैं? सचिवालय में ही होते हैं। ये बात भी है जो आपको ध्यान में रखनी है। भोमाराम जी कह रहे सर जी आज मैंने मानचित्रावली खरीदी, बहुत बहुत बधाई आपको। सभी को मानचित्रावली तो जरूर खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि मानचित्रावली एकमात्र ऐसी बुक है जिसको पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता, जिससे रिवीजन करने में ज्यादा समय नहीं लगता, और ऐसी पुस्तक है जिसमें 2010 के बाद जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई उसमें है जो मानचित्रावली से बाहर प्रश्न गया नहीं। तो संक्षिप्त में सारगर्भित रूप से यदि किसी पुस्तक को पढ़ना है तो मानचित्रावली को पढ़ना है। और अब तो सिखवाल जी ने एक नई शुरुआत कर ली है कि मानचित्रावली को सिखवाल के इस YouTube चैनल पे शब्द टू शब्द पढ़ाया जा रहा है। जैसे पॉलिटी की क्लासें मैं ले रहा हूं, ये 15वीं 16वीं क्लास है पॉलिटी की, और सिखवाल जी सर में हैं जो ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हैं, और बहुत जल्दी है हिस्ट्री कल्चर इनकी क्लासें भी हैं जो आपके प्रारंभ हो जाएगी। और दोस्तों राजस्थान जीके में तो आप क्या हो जाओगे? एकदम विशेषज्ञ बन जाओगे, किसी परीक्षा में आपका कोई प्रश्न कभी गलत नहीं होने वाला। तो देखिए दोस्तों, सचिवालय की परिभाषा कर दी, सचिवालय का अर्थ अपन ने स्पष्ट कर दिया। अब अपन चलते हैं दोस्तों कि ये जो सचिवालय की अवधारणा है, भाई ये सचिवालय का कंसेप्ट जो है, सचिवालय का जो कंसेप्ट है यानी कि जो अवधारणा है, ये कहां से आई दोस्तों? तो सचिवालय का कंसेप्ट या सचिवालय की अवधारणा किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों द्वारा है जो भारत में सचिवालय का कंसेप्ट विकसित किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1843 में है जो इसका विकास है जो भारत में प्रारंभ हुआ। अब अपन आते हैं कि राजस्थान में सचिवालय की स्थापना कब हुई। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें, राजस्थान सचिवालय, राजस्थान सचिवालय की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान सचिवालय की सबसे पहले स्थापना की बात करें, राजस्थान सचिवालय की स्थापना कब हुई? यदि आपसे यह पूछा जाए तो आप कहोगे कि सर राजस्थान सचिवालय की स्थापना तो 13 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1949 को है जो राजस्थान सचिवालय की स्थापना हो गई थी। कहां हुई थी? तो जयपुर में ही होगी। और जयपुर में यदि आपको कोई पूछ ले गलती से तो आप कहोगे सी स्कीम जयपुर में, भगवंत दास सी स्कीम जयपुर में है जो क्या हुई थी? सचिवालय की स्थापना हुई थी। 13 अगस्त 1949 को है जो सचिवालय को स्थापित किया गया था। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखिए कि ये जो सचिवालय स्थापित किया गया, इस सचिवालय का संगठन सुदृढ़ हो, इस सचिवालय की संरचना किस प्रकार से हो, प्रशासन कैसे चले, उस हेतु एक अध्यादेश लाया गया। दोस्तों अध्यादेश कौन सा लाया गया? राजस्थान सचिवालय या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस।
1949 ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस यानी कि राजस्थान प्रशासन अध्यादेश है जो कब लाया गया, 1949 को लाया गया। यहां से एक बार है जो एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, तो इस चीज को भी है जो आप ध्यान में रखोगे। क्या कह रहे हो, पीछे की क्लास मिल जाएगी क्या? हाँ, पीछे की क्लास क्यों नहीं मिलेगी, आप प्लेलिस्ट खोलिए, सिखवाल के इस यूट्यूब चैनल पे जाइए और YouTube चैनल के प्लेलिस्ट फोल्डर में जाइए। प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट में सिखवाल मानचित्रावली की प्लेलिस्ट मिलेगी। उस मानचित्रावली की प्लेलिस्ट में आपको राज व्यवस्था खंड र की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आप जाओगे तो आपको पूरी की पूरी 15 की 15 क्लासें हैं जो मिल जाएगी। सर सिखवाल सर क्लास क्यों नहीं लेते? हाँ, सिखवाल सर क्लास लेंगे, परंतु क्या है कि उनके पास और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सिखवाल पब्लिकेशन की जिम्मेदारियां उनके पास हैं, सिखवाल ऑनलाइन हब की जिम्मेदारियां उनके पास हैं, और भी उनके बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो अक्सर वो बिजी रहते हैं, परंतु वो बिजी शेड्यूल में से भी समय निकाल के आपके लिए क्लास जरूर लेके आएंगे। पर सर मैं चारबोध कला टॉक के प्रारंभ करना नाम नहीं है, क्या कहना चाहते हो आप? ये जो भी आपके क्लास संस्कृति से संबंधित प्रश्न है, वो जो क्लास संस्कृति के शिक्षक आएंगे उनसे आप करिएगा, या आप हैं जो राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है जो कर सकते हो। ठीक है भोमाराम जी, अब है जो अपन ध्यान में अब अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं और सचिवालय के संगठन पे जाते हैं। कहां पे जाते हैं? सचिवालय के संगठन पे है जो चर्चा प्रारंभ करते हैं। सचिवालय का संगठन कैसे होगा? सचिवालय का संगठन, तो सचिवालय दोस्तों, जो सचिवालय होता है वो राजनीतिक कार्यपालिका और दोस्तों प्रशासनिक कार्यपालिका दोनों का प्रधान कार्यालय होता है। तो सचिवालय के 2 पिलर होते हैं। जो भी सचिवालय होगा उसके भी 2 ही पिलर होंगे। कितने पिलर होंगे? 2 पिलर होंगे। एक राजनीतिक और एक है जो प्रशासनिक। राजनीतिक और प्रशासनिक। तो देखिए दोस्तों, जो राजनीतिक सचिवालय का जो राजनीतिक विभाग होगा, जो राजनीतिक होगा अनुभाग होगा, उसका जो प्रधान कौन होता है दोस्तों? उसमें होते तो कौन है? मंत्री होते हैं। इतनी बात तो अपन ने देख ली। परंतु इसका प्रधान यदि आपसे पूछा जाए कि जो सचिवालय का राजनीतिक अनुभाग होता है, इसका प्रधान या मुखिया कौन होता है? तो इसका प्रधान या मुखिया होता है दोस्तों मुख्यमंत्री होता है। ये ध्यान में रखना। भली भांति जानते हो मंत्री परिषद का प्रधान ही क्या होगा? सचिवालय के राजनीतिक अनुभाग का क्या होगा? प्रधान होगा। और यदि आपसे पूछे कि प्रशासनिक अनुभाग का मुखिया कौन होता है, प्रशासनिक अनुभाग का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप कहोगे इसका प्रधान कौन होगा? आप सभी जानते होंगे दोस्तों, इसका है जो कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव है जो होता है। तो सचिवालय के 2 अनुभाग हो गए, 2 मुख्य पिलर हो जाते हैं, एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक। राजनीतिक अनुभाग का मुख्य प्रधान कौन? मुख्यमंत्री। प्रशासनिक अनुभाग का मुखिया कौन? मुख्य सचिव। तो ये है जो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे कि मुख्य सचिव किसे बनाया जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री का जो विश्वास पात्र होगा उसे ही मुख्य सचिव है जो बनाया जाता है। ये आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। और इन दोनों के अधीन क्या आते हैं दोस्तों? इन दोनों के अधीन है जो सचिवालय के विभाग आते हैं। सचिवालय के क्या आते हैं? विभाग। इन दोनों के अधीन है जो विभाग आते हैं। विभागों के फिर से 2 अनुभाग होंगे। जो विभाग जिसे केंद्र में अपन मंत्रालय कहते हैं, जिसे केंद्र में क्या कहते हैं? मंत्रालय कहते हैं। तो इन मंत्रालयों या इन विभागों को क्या कहते हैं? इनके भी 2 अनुभाग हो जाएंगे। एक क्या हो गया? एक आपके राजनीतिक और दूसरा कौन सा हो गया? प्रशासनिक हो गया। तो सचिवालय क्या होता है दोस्तों? विभागों में बटा हुआ होता है। और दोस्तों अधिकतम है जो सचिवालय में 13 विभाग होते हैं। कितने? 13 विभाग होते हैं। तो विभागों में जो सचिवालय बटा हुआ होगा, प्रत्येक विभाग के भी 2 अनुभाग हो जाएंगे, राजनीतिक और प्रशासनिक। प्रत्येक विभाग के 2 अनुभाग होंगे, राजनीतिक और प्रशासनिक। अब देखिए, जो विभाग होंगे उनके राजनीतिक अनुभाग का मुखिया कौन होगा? मंत्री होगा। कौन सा मंत्री? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन सा मंत्री होता है? विभाग किसी भी डिपार्टमेंट का राजनीतिक अनुभाग का अध्यक्ष कौन होगा? मुखिया कौन होगा? कैबिनेट मंत्री होगा। और दोस्तों ये जो प्रशासनिक किसी भी विभाग का प्रशासनिक मुख्य कौन होगा? प्रमुख शासन सचिव होगा। प्रमुख शासन
सचिव होगा। कौन होगा? प्रमुख शासन सचिव हैं जो होगा। ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो आपके विभाग हैं, इन विभागों पे नियंत्रण अल्टीमेटली किसका रहता है? राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री और प्रशासनिक रूप से मुख्य सचिव का। तो ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इस पे नियंत्रण किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है। कैबिनेट मंत्री पे नियंत्रण किसका होता है? कैबिनेट मंत्री पे नियंत्रण किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है। और जो प्रमुख शासन सचिव होता है, इसके ऊपर नियंत्रण किसका होता है दोस्तों? मुख्य सचिव का होता है। यह ध्यान में रखना। ये है जो आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री के साथ एक उप मुख्यमंत्री भी हो जाता है कभी कभार, परंतु अमूमन नहीं होता। परंतु जो मुख्य सचिव होता है, इसके साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव जरूर होता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव है जो जरूर होता है। तो मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव नियंत्रण किस पे रखते हैं? विभागों के प्रशासनिक मुखिया प्रमुख शासन सचिव पे नियंत्रण रखते हैं, और मुख्यमंत्री जी हैं जो कैबिनेट मंत्री पे नियंत्रण रखते हैं। इसके बाद इनका स्ट्रक्चर पिलर कैसे रहेंगे? देखिए दोस्तों, पदानुक्रम कैसे रहेगा? कैबिनेट मंत्री की सहायता हेतु क्या होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं। ये सब अपन ने पढ़ रखा है। राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री की सहायता हेतु उप मंत्री होते हैं। और उप मंत्री की सहायता हेतु कभी कभी संसदीय सचिव भी आ जाते हैं, जैसे अभी है राजस्थान में संसदीय सचिव। मैं ये जो आपको सचिवालय का स्ट्रक्चर समझाने का प्रयास करता हूं। हाँ जी, हनुमंत जी में ना जय जोहार, कैसे हो? पल दो पल वाले भी आजकल हैं जो क्लास नियमित ले रहे हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। दिनेश यादव जी क्या कह रहे हैं? सचिवालय की स्थापना करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? यही तो अपन चर्चा कर रहे हैं। क्या करना? शासन के संचालन को सुविधाजनक बनाना। अपन कोई ऑफिस क्यों बनाते हैं भाई? अपन ने कोई मान लो बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया, कोई काम स्टार्ट किया, तो उसका एक ऑफिस बनाते हैं ताकि उसकी सूचना, उससे संबंधित सूचनाओं का संग्रह एक जगह हो सके, उससे संबंधित सारी गतिविधियों का एक जगह से संचालन हो सके। तो सरकार के सचिवालय का गठन के पीछे भी यही उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, विभाग के प्रशासनिक अनुभाग का अध्यक्ष कौन? प्रमुख शासन सचिव। प्रमुख शासन सचिव के सहयोग हेतु कौन होता है दोस्तों? प्रमुख शासन सचिव के सहयोग हेतु एक अतिरिक्त दोस्तों, प्रमुख शासन सचिव के सहयोग हेतु दोस्तों सचिव होते हैं। सचिव के बाद एक दोस्तों आपके सचिव के बाद संयुक्त सचिव आते हैं। संयुक्त सचिव के बाद दोस्तों उप सचिव आते हैं। मैं पदानुक्रम बता रहा हूं और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हैं जो इसको प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करिए या पदानुक्रम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करिए। 4 नाम दे दिए, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव। अब इसको है जो पदानुक्रम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करिए। ऐसे प्रश्न आते हैं तो मैं आपको पूरी इंडेक्स दे देता हूं दोस्तों। संयुक्त सचिव के बाद उप सचिव के बाद कौन आएगा दोस्तों? उप सचिव के बाद यदि मैं चर्चा करूं उप सचिव के बाद, तो उप सचिव के बाद आएगा दोस्तों आपके अपर सचिव के बाद दोस्तों कौन आएगा? अपर सचिव के बाद आएगा अनुभाग अधिकारी। अनुभाग अधिकारी के बाद कौन आएगा? अनुभाग अधिकारी के बाद वरिष्ठ लिपिक, मतलब ये लोग एलडीसी वगैरह के जो होते हैं, वरिष्ठ लिपिक के बाद कौन आएगा? वरिष्ठ लिपिक के बाद आएगा दोस्तों कनिष्ठ लिपिक। वरिष्ठ के बाद कौन? कनिष्ठ लिपिक, जूनियर एलडीसी। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ये है जो क्या होता है? सचिवालय का स्ट्रक्चर होता है, एक तरीके से संगठन हो गया। यहां से प्रश्न आते हैं तो दोस्तों मैं ये आपको स्लाइड पुनः रिवाइज करवा लेता हूं। सबसे प्रशासनिक रूप से सबसे पहले कौन? मुख्य सचिव के बाद कौन? अतिरिक्त सचिव के बाद कौन? प्रमुख शासन सचिव के बाद कौन? सचिव के बाद कौन? संयुक्त सचिव के बाद कौन? उप सचिव। कौन दोस्तों? उप सचिव। और उप सचिव के बाद कौन? अपर सचिव के बाद कौन? अनुभाग अधिकारी के बाद कौन? वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ये है जो क्या है दोस्तों? सचिवालय का पदानुक्रम है, और
इसी रूप में है जो दोस्तों कई बार प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। हाँ सर आपके नोट्स मिल जाएंगे क्या? मेरे नोट्स जो मानचित्रावली में लिखा हुआ है वही तो मैं पढ़ा रहा हूं, मानचित्रावली नोट्स है, मानचित्रावली को खरीद लीजिए, वही है जो नोट्स है। वर्तमान में उषा शर्मा, बिल्कुल सही कह रहे हो, वर्तमान मुख्य सचिव हैं जो उषा शर्मा है और ये 44वीं मुख्य सचिव है। और दोस्तों ये राजस्थान की द्वितीय महिला मुख्य सचिव है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी। हाँ जी, अब देखिए दोस्तों ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब अपन है जो देखते हैं कि आखिर है जो सचिवालय बना, इस सचिवालय के कार्य क्या होते हैं, सचिवालय के कार्यों पे हैं जो चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? सचिवालय के कार्य, सचिवालय के कार्यों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला सचिवालय का कार्य क्या हो गया? सरकार के लिए नीतियों का निर्माण करना, सरकार के लिए है जो नीतियों का निर्माण करना। हाँ जी, इंडियन पॉलिटी के नोट्स, तो इंडियन पॉलिटी की भी किताब है अपने पास, इंडियन पॉलिटी की भी किताब है अपने पास, उस किताब को खरीद लीजिए। दिनेश यादव सर यूट्यूब पे पूरा सिलेबस करवा दो प्लीज। 101% पूरा सिलेबस होगा, 200% पूरा सिलेबस होगा। पूरी मानचित्रावली का जो खंड रहा है, पूरी राज व्यवस्था है, उसके अंदर जितनी भी भर्ती परीक्षा हैं उन सभी भर्ती परीक्षाओं के अकॉर्डिंग है जो पाठ्यक्रम को मानचित्रावली में समावित किया गया है और उन सभी पाठ्यक्रम में उल्लेखित बिंदुओं को मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं और पूर्ण पढ़ाऊंगा और आपके कभी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ये भी मैं एक जिम्मेदारी लेता हूं। बिल्कुल जयराम जी ने बताया, कुशल सिंह 2009 में बने थे, राजकुमार जी ने सही बताया, हेमराज जी ने सही बताया। आने वाले समय में है जो दोस्तों, आने वाली क्लासों में अपन मुख्य सचिव को एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। आज तो सचिवालय को पढ़ रहे हैं, कल मुख्य सचिव को पढ़ लेंगे, कल है जो मुख्य सचिव को पढ़ लेंगे। सर राजस्थान कल्चर तथा ज्योग्राफी क्लास क्यों नहीं लग रही? हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, लगेगी, वो भी जरूर लगेगी। अभी आप पॉलिटी पढ़ने का आनंद लीजिए आज तो, और दोस्तों आने वाले 3-4 दिन में ही आपको कल्चर ज्योग्राफी की क्लासें भी नियमित मिलेगी, उसका भी है जो आप आनंद लेना। मिस्टर कुशल सिंह बिल्कुल 2009 में है जो बने थे, बिल्कुल सही कह रहे हो। शोभा जी, हेमराज जी, राजकुमार जी और पल दो पल, ठीक है। अब देखिए बच्चे पूछ रहे हैं कि नेशनल पॉलिटी की किताब वगैरह, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो संविधान की राज व्यवस्था या संविधान या नेशनल पॉलिटी की पुस्तक आप देख पा रहे हो, सिखवाल पब्लिकेशन से प्रकाशित है और ये पुस्तक बड़ी खास है। ये पुस्तक ने अपने आप को साबित किया दोस्तों। 28 मई को क्या हुआ था? 28 मई को आपको पता हो तो यूपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था और यूपीएससी प्री के एग्जाम में राज व्यवस्था और संविधान से कुल है जो 12 एक प्रश्न पूछे गए थे। उन 12 में से दोस्तों 10 तो बिल्कुल ही मतलब जो पुस्तक में लिखा गया उसकी लाइन टू लाइन से प्रश्न आए और दोस्तों 2 थोड़े इनडायरेक्ट रूप में प्रश्न आए। तो अपन कह सकते हैं कि 12 के 12 प्रश्न, एक छोटी सी ये पुस्तक कितने पृष्ठ की है? 250 पृष्ठ की पुस्तक है। इस 250 पृष्ठ की पुस्तक से है जो दोस्तों यूपीएससी प्री जैसे बड़े एग्जाम में, जिसने दोस्तों इस बार का जो एग्जाम जिस किसी ने भी दिया है उसको पता है कि अब तक की यूपीएससी प्री का सबसे टफ है जो प्री का पेपर इस बार ही था। और उस प्री के पेपर में दोस्तों सभी प्रश्नों का मिलना और इस राज व्यवस्था से संबंधित जितनी भी बड़ी बड़ी पुस्तकें बाजार में हैं उनमें उस प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, परंतु अपनी इस छोटी सी पुस्तक में मिला। ये इस पुस्तक की बड़ी सफलता थी। तो यदि आप नेशनल पॉलिटी को पढ़ना चाहते हो तो ये पुस्तक बाजार से ले सकते हो, बाजार में उपलब्ध है। और यदि जैसे अपन मानचित्रावली को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मानचित्रावली को जैसे अपन शब्द टू शब्द पढ़ रहे हैं, यदि आप इस पुस्तक को शब्द टू शब्द अध्ययन करना चाहते हो तो सिखवाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आइए, वहां पे आपको है जो दोस्तों सिखवाल की इस पुस्तक को भी शब्द टू शब्द पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल गहराई में, बिल्कुल गहराई में 150 वीडियो क्लासेस में है जो पूरी नेशनल पॉलिटी को पढ़ाया जा रहा है। और यहां से पढ़ने के बाद आप यदि यूपीएससी मेंस भी लिखते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना वादा मैं आपसे करता हूं। अब अपन है जो अपन वापस सब्जेक्ट पे लौटते हैं। किस पे बात कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे सचिवालय के कार्यों की। तो सचिवालय का गठन क्यों होगा? सचिवालय का मुख्य रूप से कार्य क्या होगा? मंत्री और सचिव मिलकर क्या करेंगे? शासन की नीतियों का ही तो निर्माण करेंगे। तो क्या पहला कार्य क्या हो गया? सरकार की शासन संबंधी नीतियों का निर्माण करना।
सरकार की शासन संबंधी नीतियों का निर्माण करना किसका काम है? सचिवालय का काम है। मतलब सचिवालय में जो सचिव और मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं? शासन संबंधी नीतियों का निर्माण करते हैं और शासन संबंधी कार्यक्रमों को तय करते हैं। भाई शासन के कार्यक्रम कैसे संचालित होंगे इसका निर्धारण कौन करते हैं? इसका निर्धारण भी दोस्तों सचिवालय द्वारा ही किया जाता है, सचिवों द्वारा ही किया जाता है। और जो नीतियां बनी, जो कार्यक्रम बने, उन कार्यक्रमों को लागू कैसे करना है ये काम भी कौन करेगा? सचिवालय ही करेगा। यानी कि दोस्तों सरकार की शासन संबंधी नीतियों को लागू करना, शासन संबंधी नीतियों को लागू करने का काम भी किसका होता है? सचिवालय का ही होता है। अब शासन संबंधी नीतियों को लागू करने के लिए कुछ नियमों की जरूरत पड़ेगी, कुछ उप नियमों की जरूरत पड़ेगी, कुछ कानूनों की जरूरत पड़ेगी। तो वह सारे नियम, उपनियम, कानून वगैरह बनाना यह भी किसका काम होगा? सचिवालय का ही काम होगा। तो अगला कार्य लिख लीजिए दोस्तों, सरकार की नीतियों को लागू करने हेतु या सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने हेतु, सरकार की नीतियों को लागू करने हेतु, सरकार की नीतियों को लागू करने हेतु नियम, उपनियम आदि बनाना, यह भी किसका काम है? सचिवालय में बैठे सचिव और मंत्रियों का काम भी यही है। दोस्तों आपने एक वीडियो में गलती कर दी, आपने बताया कि सचिन पायलट को अपना त्याग पत्र दिया उप मुख्यमंत्री, जबकि त्याग पत्र नहीं दिया, उनसे हटाया गया था। हाँ बिल्कुल ठीक बात है दिनेश जी, सही कह रहे हो आप, शायद उप मुख्यमंत्री वाले वीडियो की बात कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही, सुधार लेंगे अपन इसको। ठीक है, तो अगला जो काम रहेगा किसका रहेगा? जो सचिवालय का अगला काम है नीतियों का निर्माण करना, नीतियों को लागू करने के लिए नियम, उपनियम बनाना, और साथ साथ में दोस्तों राज्य का जो बजट होता है, राज्य के बजट से पहले अपन चर्चा कर लेते हैं, जो कानूनों का प्रारूप होता है, कानूनों का प्रारूप तैयार करना। कानूनों का प्रारूप तैयार करना किसका काम है? कानूनों का प्रारूप तैयार करना भी सचिवालय के सचिवों का ही काम है। अब आप कहोगे कानूनों का प्रारूप तैयार करना मतलब, वैसे कानून बनाने का काम किसका है? विधि के निर्माण करने का काम विधायिका का है, विधानमंडल का है। परंतु वो जो विधानमंडल में विधि रखी जाती है, जो विधानमंडल में एक अधिनियम रखा जाता है, उस अधिनियम को लिखा किसके द्वारा जाता है? एमएलए एमपी नहीं लिखते हैं। ये उस अधिनियम के शब्दों को लिखना, उस अधिनियम के प्रारूप को तैयार करना, यह काम किसका है? सचिवालय का। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि कानून का निर्माण करना काम विधानमंडल का है, परंतु क्या कानून बनेगा, उस कानून का प्रारूप बना के विधानमंडल में रखना, उस प्रारूप का निर्माण करना किसका काम है? सचिवालय का काम है। यह बात है जो आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल संजय कुमार यादव जी, आपका स्वागत है। सर आप पॉलिटी के जादूगर हो। अरे माफ करो, इतने जादूगर तो कौन है? अपने अशोक गहलोत जी है, और राजस्थान में कोई जादूगर नहीं, जादूगर सिर्फ अशोक गहलोत जी हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बने, तीनों बार अपने प्रतिद्वंदी को ध्वस्त करके मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसके पास है? जादूगर जी के पास है ना। अपन तो पॉलिटी के विद्यार्थी, ठीक है, अपन शिक्षक भी नहीं है, अपन पॉलिटी के विद्यार्थी हैं, जो सीखते हैं वो आपको बताते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो कानूनों का प्रारूप तैयार करना किसका काम हो गया? यह भी सचिवालय का ही काम हो गया। और दोस्तों सचिवालय जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल जानते हो ना आप, मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद में जो मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं, उन बैठकों का आयोजन करने का काम भी किसका होता है? सचिवालय का ही होता है। तो मंत्रिमंडल की बैठकों का आयोजन करने का काम मंत्रिमंडल की बैठकों का आयोजन करना भी किसका काम है?
मंत्रिमंडल की बैठकों का आयोजन करना भी दोस्तों सचिवालय का ही काम है। इसके अलावा बजट तैयार करना यह भी किसका काम है? बजट तैयार करना यह भी है जो दोस्तों सचिवालय का ही काम है। इसके अलावा जो मंत्री वगैरह होते हैं उन्हें विधानसभा सदस्यों द्वारा बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का आंसर देना, उन प्रश्नों का आंसर तैयार करने का काम भी किसका है? सचिवालय के सचिवों का ही है। यानी कि विधानसभा में पूछे गए, यहां अपन मुख्य रूप से लिखना चाहे तो विधानमंडल में पूछे गए प्रश्नों का आंसर तैयार करना या उत्तर तैयार करना। विधानमंडल में मंत्रियों को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर तैयार करना, यह काम किसका है? सचिवों का है। यानी कि मंत्री जब विधानसभा में पहुंचते हैं, अपन इतनी बात जानते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति, विधानमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो जैसे ही मंत्री विधानसभा में जाएंगे तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और मंत्रियों को इतना ज्यादा नॉलेज होते नहीं है, वो तो राजनीतिक आदमी होते हैं परंतु उन प्रश्नों का आंसर एकदम प्रारूप में तैयार करके, एकदम फॉर्मेट बना करके है जो तैयार करके उन्हें देना, यह काम किसका होता है? सचिवों का होता है। ये बात भी है जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप कह सकते हो कि जो राज्य सरकार में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती कब करनी है, उन प्रशासनिक अधिकारियों का प्रमोशन कब करना है, स्थानांतरण कब करना है, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण क्या होगा, ये सभी काम भी किसके द्वारा किए जाते हैं? सचिवालय द्वारा ही किए जाते हैं। सर ऑफलाइन क्लास कहां पर होती हैं? ऑफलाइन क्लास फिलहाल तो नहीं होती हैं, और जब भी होंगी तब आपको इस चैनल से बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी कभी अपन ऑफलाइन क्लास में मिलने का कभी मौका मिलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे कि अब हैं जो शिखवाल ने ऑफलाइन क्लासें प्रारंभ कर दी हैं, अब हैं जो हम आपका स्वागत करते हैं कि आप जरूर आइए। जी कंचन रानी नमस्ते, कैसे हो? ठीक है दोस्तों, तो अब अपन ने देख लिया कि सचिवालय के कार्य क्या क्या होते हैं, क्या क्या कार्य हो गए। देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि सरकार की शासन संबंधी नीतियों का निर्माण करना, शासन संबंधी कार्यक्रमों को तैयार करना, सरकार की शासन संबंधी नीतियों को लागू करवाना, सरकार की शासन संबंधी नीतियों को लागू करने हेतु नियम उपनियम बनाना, कानूनों का प्रारूप तैयार करना, मंत्रिमंडल की बैठकों का आयोजन करना, बजट तैयार करना, जो बजट तैयार किया जाता है अनुच्छेद 202 के तहत जो रखा जाता है विधानसभा में, उस बजट को तैयार कौन करते हैं? सचिव ही करते हैं। विधानसभा में मंत्रियों को पूछे जाने वाले प्रश्नों का आंसर तैयार करना, या फिर जो प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती वगैरह होती है उस भर्ती से संबंधित उन भर्तियों से संबंधित भर्ती कब आयोजित करनी है, इसकी अनुशंसा करना आरपीएससी को, और उनके प्रमोशन से संबंधित अनुशंसा करना, उनके स्थानांतरण से संबंधित अनुशंसा करना, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करना, ये सभी काम भी किसके हैं? सचिवालय के ही हैं। सर एक बार आप मुझे छोटा सा क्वेश्चन बता सकते हो क्या राजनीति विज्ञान से संबंधित है, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से बता दोगे। पूछ लीजिए, बता देंगे। और मैं एक और बात कहता हूं कि यदि आपको मेरी इन क्लासों को देखने के बाद कोई डाउट हो, कोई दिमाग में आपको प्रश्न है जो परेशान कर रहा है, तो आप जो शिखवाल के हेल्पलाइन नंबर हैं उन हेल्पलाइन नंबरों पे हैं जो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उस पर्सन को मैं आपसे हैं जो वहां पे बात करूंगा और आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो शिखवाल के जो हेल्पलाइन नंबर हैं उन पे हैं जो आप अपने डाउट, आप अपनी शंकाओं को मेरे तक है जो पहुंचा सकते हो, मैं आपकी उन शंकाओं का समाधान करने का प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब है जो अपन बात करते हैं कि ये जो सचिवालय है, सचिवालय के बारे में अपन बात करते हैं। तो इस सचिवालय में सुधार हेतु कई सारी समितियों का गठन किया गया, उन समितियों का है जो चर्चा करते हैं। लिखिए दोस्तों, सचिवालय में सुधार हेतु, मतलब सचिवालय के गठन संगठन में सुधार हेतु कई सारी है जो समितियों का गठन किया गया, उन समितियों की है जो अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं कि कौन कौन सी समिति हैं जो गठित की गई। तो सबसे पहली समिति कब बनी? 1959 में बनी।
सबसे पहली समिति कब, यहां से प्रश्न आते हैं सम्मिलित करने के उद्देश्य से कई बार के इस समिति का अध्यक्ष कौन था, यहां से प्रश्न खूब आते हैं, तो ध्यान से सुनना देखना दोस्तों। तो पहली समिति कब बनी, 1959 में बनी। उसका क्या नाम था, सचिवालय पुनर्गठन सचिवालय पुनर्गठन समिति। सचिवालय पुनर्गठन समिति कब बनी थी, 1959 में बनी थी। इसके अध्यक्ष यदि आपसे पूछे तो इसके अध्यक्ष का नाम आप क्या लिखोगे, एस.डी. उज्ज्वल साहब हैं, जो क्या थे, एस.डी. उज्ज्वल हैं, जो क्या थे, इस समिति के अध्यक्ष थे। पहली समिति कब बनी, 1959 में सचिवालय पुनर्गठन समिति, अध्यक्ष कौन थे, एस.डी. उज्ज्वल थे। दूसरी समिति कब बनी, 1963 में बनी। कौन सी बनी दोस्तों, प्रशासनिक सुधार समिति। ये प्रशासनिक सुधार समिति है, आयोग नहीं है, 1963 में गठित हुई। और इस प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, हरिश्चंद्र माथुर साहब थे। हरिश्चंद्र माथुर साहब हैं, जो इस समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद जो अगली समिति गठित हुई, कब हुई दोस्तों, 1966 में। 1966 में, इस बार समिति नहीं, इस बार आयोग है, जो नेशनल लेवल पे गठित हुआ था, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। वो कौन सा है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, प्रथम प्रशासनिक सुधार। ये तो क्या हो गई, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति हो गई, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। अब की बार पढ़ते हैं अपन प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ये आयोग है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष पहले तो बने मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई बने। इसके बाद क्या हुआ, मोरारजी देसाई बन गए, भारत के उप प्रधानमंत्री बन गए थे। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी पहली बार, तो इंदिरा गांधी जी के साथ हैं, जो उप प्रधानमंत्री बनने का श्रेय किसे मिला, मोरारजी देसाई को मिला। इनके पास वित्त मंत्रालय भी था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई के बाद कौन बने, इसके बाद बने दोस्तों हनुमंतैया, के हनुमंतैया थे, ये के हनुमंतैया हैं, जो इसके बाद इसके अध्यक्ष बने। ये जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसकी सिफारिशें बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आते हैं। तो ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था। इसकी पहली सिफारिश तो ये थी कि सचिवालय में विभाग कितने होने चाहिए, सचिवालय में विभाग कितने होने चाहिए। इन्होंने कहा 13 से अधिक विभाग हैं जो नहीं होने चाहिए। सचिवालय में विभाग होते हैं, जिसको अपन संघ में मंत्रालय कहते हैं और राज्यों में विभाग कहते हैं। तो सचिवालयों में जो विभाग होते हैं, राज्य सचिवालयों में, वो 13 से अधिक नहीं होने चाहिए। अधिक से अधिक मंत्रियों को संतुष्ट करने के लिए, मंत्री पद देने के लिए इन विभागों की संख्या बढ़ानी नहीं चाहिए। ये सिफारिश है जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दी थी। हाँ जी, अच्छा, कि राजस्थान में जो नए 17 जिले बने हैं, उसका क्या लाभ हुआ, क्या लाभ हुआ है आपको। देखिए दोस्तों, पहले भी मैंने आपके साथ चर्चा की है कि राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जनता को लुभाना चाहते हैं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जिलों के गठन से लाभ तो होता है। लाभ क्या होता है, जैसे एक बालोतरा अभी नया जिला बना, बालोतरा में मान लो कि कोई कल्याणपुर के आसपास जो व्यक्ति रहता है, उसके लिए जो बाड़मेर जिला था, बाड़मेर जो जिला मुख्यालय था, वह उसके लिए वहां से 150 किलोमीटर दूर हो गया, 200 किलोमीटर के करीब दूर हो गया। तो जिला मुख्यालय से इतना दूर होना, कई सारे प्रशासनिक काम जिला मुख्यालय पे होते हैं। एक 200 किलोमीटर दूर से आकर के व्यक्ति जिला मुख्यालय पे आएगा, वहां पे वो अपने काम करवाएगा, तो उससे उसका समय भी जाया होगा, उसकी कनेक्टिविटी भी नहीं होगी। और जिला मुख्यालय इतना दूर दराज में है, तो फिर वह जिला मुख्यालय पूरे
जिले में प्रशासन भी ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए जिला मुख्यालयों से जो अनावश्यक दूरियां हैं उसको मिटाने के लिए नए जिलों का गठन करना कोई गलत बात नहीं है। जैसे अब बालोतरा बन गया तो कल्याणपुर और बालोतरा के बीच में दूरी तो 10-15 किलोमीटर की है। तो अब है जो कल्याणपुर को ज्यादा प्रशासनिक सुविधाएं जो कल्याणपुर की जनता को मिल पाएगी। एक प्रशासनिक लाभ तो यही होता है, परंतु राजनीतिक उद्देश्यों से छोटी छोटी ग्राम जो समितियां थी, पंचायत समितियां थी, उनको जिला बना देना, यह कहीं ना कहीं थोड़ा अतिशयोक्ति सा लगता है। परंतु जो हुआ है उसको तो अपन को स्वागत करना है और अपन को तो पढ़ना है, ज्यादा है जो उधर दिमाग नहीं लगाना है। जो होता है उसका अपन को स्वागत ही करना है, क्योंकि गीता में कहा गया है जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते थे कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष पहले मोरारजी देसाई, फिर के हनुमंतैया को बनाया गया, क्योंकि मोरारजी देसाई हैं जो उप प्रधानमंत्री बन गए थे, वित्त मंत्री हैं जो बन गए थे। विभाग कितने थे, इन्होंने है जो क्या बताया कि जो सचिवालय होते हैं उसमें अधिक से अधिक हैं जो 13 विभाग होने चाहिए, इससे ज्यादा विभाग नहीं होने चाहिए। और साथ साथ में कहा कि प्रत्येक विभाग में, जो दूसरी सिफारिश दी उन्होंने क्या कहा, प्रत्येक विभाग में क्या होना चाहिए, एक सलाहकार समिति होनी चाहिए। ये जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने कहा कि मंत्रालय में सचिवालय में 13 विभाग से अधिक नहीं होने चाहिए और प्रत्येक विभाग की एक है जो विशेषज्ञों की सलाहकार समिति होनी चाहिए और उस विभाग के कार्य उस समिति के अकॉर्डिंग है जो किए जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों 1969 में एक और समिति बनी, कौन सी बनी, सचिवालय पुनर्गठन समिति। सचिवालय पुनर्गठन समिति, सचिवालय पुनर्गठन समिति का गठन हुआ और दोस्तों मोहन मुखर्जी हैं जो इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, मोहन मुखर्जी हैं जो इसके अध्यक्ष थे। क्या थे दोस्तों, मोहन मुखर्जी हैं जो इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद आप ध्यान में रख सकते हो 1992 में, कब दोस्तों, 1992 में द्वितीय, भाई पहली प्रशासनिक सुधार समिति 1963 में गठित हो गई, द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति का गठन कब हुआ, द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति का गठन कब हुआ, 1992 में हुआ। गोपाल कृष्ण भनोत हैं जो इसके अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों, गोपाल कृष्ण भनोत। गोपाल कृष्ण भनोत हैं जो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। ये बात भी है जो आप ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद दोस्तों 1999 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ जो जिसके अध्यक्ष कौन थे, शिव शरण माथुर थे, जो राजस्थान के क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, शिव शरण माथुर साहब। शिव शरण माथुर के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको इन कमेंट बॉक्स में है जो बताना है, देखते हैं कौन है जो बता पाता है। तो 1999 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ, शिव शरण माथुर इसके आयोग अध्यक्ष थे। इसके बाद दोस्तों 2005 में एक सिंघवी समिति बनी थी, वो भी है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गई दोस्तों सचिवालय से संबंधित क्या, सचिवालय में सुधार हेतु गठित समितियां, जहां से प्रश्न आते हैं तो मैंने आपके साथ उनको शेयर करने का प्रयास किया। एक बार इनको रिपीट कर देते हैं, कितनी समितियां हैं सचिवालय में सुधार हेतु समितियां। हाँ जी, कौन कौन सी समितियां हैं, पहली सचिवालय पुनर्गठन समिति, अध्यक्ष SD उज्ज्वल। दूसरी 1963 में प्रशासनिक सुधार समिति, हरिश्चंद्र माथुर इसके अध्यक्ष थे। तीसरा है जो प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। फोर्थ नंबर पे सचिवालय पुनर्गठन समिति, मोहन मुखर्जी जिसके अध्यक्ष थे। सेकंड प्रशासनिक सुधार समिति 1992 में गोपाल कृष्ण भनोत इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, शिव शरण माथुर हैं जो इसके अध्यक्ष थे। और एक सिंघवी समिति के बारे में भी है जो अपन ने बात की। सर आपने पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लगता है, आपको जितना आता है हमें सब बता दिया करो।
याद करने की जिम्मेदारी हमें। आप ये मत सोचो कि विस्तार देंगे तो याद नहीं होगा। अच्छा, आपको विस्तार से पॉलिटी पढ़नी है। यहाँ पे तो अपन कितना पढ़ रहे हैं, इन क्लासों में तो अपन लगभग उतना ही पढ़ रहे हैं जितना मानचित्रावली में लिखा गया है। और मानचित्रावली किसके लिए जानी जाती है? सारगर्भित पढ़ने के लिए जानी जाती है। और यदि आप चाहते हो कि हमें तो पॉलिटी, नेशनल पॉलिटी हो चाहे स्टेट पॉलिटी हो, इसको विस्तार से पढ़ना है, इसके पृष्ठभूमि की एक एक कहानी को, एक एक कंसेप्ट को समझना है, संविधान के एक एक अनुच्छेद का एक एक क्लोज देखना है, तो मैंने जिस कोर्स की अभी आपके साथ बात की थी, जो सिखवाल के ऑनलाइन एप्लीकेशन पे मिलेगा, उसमें आइए दोस्तों। मैंने 150 क्लास ले रहा हूं, वहां पे 150 क्लासों में आज तक शायद किसी ने संविधान नहीं पढ़ाया होगा, तो वहां पे खूब विस्तार से बातें हैं जो की जा रही हैं। आप वहां जुड़ सकते हो और अपने अध्ययन को मजबूत कर सकते हो। तो सचिवालय एक छोटा सा टॉपिक था, इसे है जो अपन ने यहाँ कंप्लीट किया। अब है जो हल्का सा इसका क्या कर देते हैं, रिवीजन है जो कर देते हैं। सचिवालय क्या होता है? ऐसा कार्यालय जहां पे राज्य सरकार के सभी विभागों के राजनीतिक प्रमुख और प्रशासनिक प्रमुख यानी कि सचिव और मंत्री एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसे सचिवालय है जो कहते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सचिव प्लस आलय, आलय यानी कि घर, यानी कि सचिवों का घर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन ने चर्चा की कि ये जो सचिवालय का कंसेप्ट है वो कब से आया, अंग्रेजों ने दिया 1843 के बाद भारत में जो ये लागू होने लगा। राजस्थान सचिवालय की स्थापना के बारे में अपन ने चर्चा की। राजस्थान सचिवालय की स्थापना कब हुई? 13 अप्रैल 1949 को हुई। जयपुर के सी स्कीम में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस है जो 1949 को जारी किया। इसके अकॉर्डिंग सचिवालय का है जो 11 संगठन है जो तैयार किया जाता है। इसके बाद अपन ने किसकी चर्चा की? सचिवालय के संगठन पे चर्चा की और अपन ने देखा कि सचिवालय के दो अनुभाग हो जाते हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक। राजनीतिक और प्रशासनिक, राजनीतिक का मुख्य कौन? मुख्यमंत्री, और प्रशासनिक के अनुभाग का मुख्य कौन? मुख्य सचिव। तो फिर इन दोनों के अधीन में क्या आ जाते हैं? सचिवालय के विभाग आ जाते हैं, जो कितने हैं? 13 हैं। ठीक है। फिर इस विभागों के भी दो अनुभाग हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक। राजनीतिक में कैबिनेट मंत्री सबसे प्रधान होता है, उस विभाग का अध्यक्ष होता है। राजनीतिक अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होता है, जो मुख्यमंत्री के नियंत्रण में काम करता है। प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रशासनिक विभागों के प्रशासनिक अनुभाग का प्रधान कौन होता है? प्रमुख शासन सचिव होता है। वह किसके नियंत्रण में काम करता है? मुख्य सचिव के नियंत्रण में काम करता है। फिर अपन ने देखा कि प्रमुख शासन सचिव के बाद सचिव आता है, सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अपर सचिव, अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक और चतुर्थ श्रेणी। ये जो सचिवालय का पदानुक्रम है, यहां से प्रश्न है जो खूब पूछे जाते हैं, यहां से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अपन ने चर्चा की सचिवालय के कार्य क्या हैं, जिसमें अपन ने जाना कि सरकार की नीतियों का निर्माण करना, नीतियों को लागू करने के लिए नियम उपनियम बनाना, सरकार के कार्यक्रमों का निर्माण करना, और दोस्तों कैबिनेट की बैठकों, मंत्रिमंडल की बैठकों को बुलाना, और दोस्तों आपके कानूनों का प्रारूप तैयार करना, और मंत्रियों को जो विधानसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आंसर तैयार करना, बजट का निर्माण करना, और लोक सेवकों की भर्ती, स्थानांतरण, प्रमोशन, सेवा शर्तों का निर्धारण करना। ये सभी कार्य किसके हैं? सचिवालय के कार्य हैं। इसके बाद अपन ने चर्चा की कि सचिवालय के सुधार हेतु, सचिवालय के संगठन में सुधार हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया। वो समितियां कौन कौन सी हैं? पहली समिति कौन सी हो गई? सचिवालय पुनर्गठन समिति 1959 को गठित हुई। एस.डी. उज्ज्वल है जो उसके क्या थे? एस.डी. उज्ज्वल है जो इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद अपन ने देखा 1963 में प्रशासनिक सुधार समिति का गठन हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके हरिश्चंद्र माथुर हैं जो अध्यक्ष थे। इसके बाद देखा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। पहले मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष बने, फिर के हनुमंतैया हैं जो उसके अध्यक्ष बने। इसके बाद अपन ने देखा 1969 में एक बार फिर से सचिवालय पुनर्गठन समिति का है जो गठन किया गया। इसके बाद 1992 में फिर से है जो दोस्तों आपके सचिव प्रशासनिक सुधार समिति का गठन हुआ गोपाल कृष्ण बनोत के नेतृत्व में। इसके बाद फिर से प्रशासनिक सुधार आयोग आया, और लास्ट में सिंघवी समिति के बारे में भी अपन ने चर्चा की। तो इतनी सारी बातों की चर्चा की, और सभी एग्जाम की दृष्टि से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट सचिवालय के छोटे से अध्याय से बन पड़ते थे, उतने मैंने आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया। अब दोस्तों, हाँ, हेमराज जी क्या कह रहे हैं? वेरी नाइस, थैंक यू हेमराज जी। हाँ, लास्ट तक क्लास देखा करो। जैसे हेमराज जी प्रारंभ में सबसे पहले आते हैं और लास्ट में जो क्लास का फीडबैक देके जाते हैं कि क्लास उन्हें कैसी लगी, वैसे जो आप भी अपने फीडबैक शेयर कर सकते हो। और दोस्तों
मैं बस आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि रोज 7 बजे लाइव आ जाया करो, मतलब आ जाया करो, ठीक है। और दूसरी बात है कि एक बार क्लास देखना प्रारंभ करो तो लास्ट तक देखो, आधी अधूरी क्लास मत देखो, आधे लोग आते हैं आधे लोग चले जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्लास को आपको पूरी देखनी चाहिए। हाँ, दिनेश यादव जी कह रहे हैं व्हाट्सएप नंबर जो सिखवाल के हेल्पलाइन नंबर है वही व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप हैं जो अपनी शंकाओं का कोई भी प्रश्न वगैरह पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद।